हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ चैनल पे। सबसे पहले तो मैं उन सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही होशियारी से और बहुत ही मेहनत से यूपीएससी सीएससी 2024 की जो मुख्य परीक्षा है का जो प्रथम पड़ाव है, जहां पे आपके निबंध और जीएस आदि के जो पेपर हुए उनको आपने बखूबी दे दिया है। अब आपके जो क्वालिफाइंग पेपर हैं और जो ऑप्शनल के पेपर्स हैं उनकी तिथि आ चुकी है। तो आप जो कि थंबनेल देख चुके होंगे, मैं मुख्य परीक्षा में जो ऑप्शनल जो वैकल्पिक विषय हैं उसमें भी जो हिंदी लिटरेचर है उनके स्टूडेंट को संबोधित करना चाहूंगा। कुछ बातें करूंगा जिन पे आपको ध्यान रखना है कि मुख्य परीक्षा पे किन किन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया है कि मैं आपको बताऊं कि ये टॉपिक पढ़ लेना, वो टॉपिक पढ़ लेना। मैंने बहुत से वीडियोज इस पे किए हैं और हर बार कोशिश की कि आप सभी को अपनी तरफ से उन सब चीजों से वाकिफ करा पाऊं जिनको अगर आप फोकस करें तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो अभी वो समय बहुत पीछे जा चुका है। हाँ, जिन स्टूडेंट्स को आगे मतलब 2025 का मुख्य परीक्षा देनी है, वे सभी स्टडी IQ IAS मेन चैनल और स्टडी IQ IAS हिंदी दोनों पे हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। वहां पे समय समय पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं, हिंदी लिटरेचर ऑप्शन से जुड़े वीडियोस तो आते ही हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इनको ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वे बच्चे जो मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं और कहीं भी थोड़े सशंकित हैं, संशय में हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं उनको बस एक चीज कहना चाहता हूं कि बस 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये 2 दिन शायद आपके जिंदगी के अंतिम 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद रिजल्ट आना है, इंटरव्यू होना है और आपको लबासना यानी कि यूपीएससी की फाइनल ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाना है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना है पहले तो ध्यान रखिए। पहले तो आपको कुछ चीजें अभी से मैं वापस से फिर से बता दूं, हालांकि आपने बहुत अभ्यास किया होगा और आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं या अगर भविष्य में देने वाले, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं, आपने पेपर जरूर देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। किन चीजों का ध्यान रखिए? देखिए 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रश्न पत्र 1 और 2। ठीक है, इसमें भी खंड क है, जिसे वैसे मैं यूपीएससी की लैंग्वेज में लिखूं तो खंड A है और खंड B है। यूपीएससी इस नॉर्म को फॉलो करता है। जो पेपर प्रश्न पत्र ठीक है। अच्छा, इसका भी A और इसका भी B। आपको पता है कि टोटल 8 प्रश्न करने हैं, 8 प्रश्न आते हैं, 8 प्रश्न आते हैं, करने आपको 5 रहते हैं। ठीक है, ये दोनों खंडों से ठीक है, दोनों ही पेपर में जो दोनों खंड होते हैं, दोनों से जो पहले प्रश्न होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। हिंदी साहित्य की बात करूं तो जो पहला प्रश्न होता है, पहला प्रश्न पत्र जो है, उसका जो पहला खंड है, खंड क जो है, वो कहीं ना कहीं मैथ्स की तरह होता है। तो हमेशा मैं कोशिश ये करूंगा और बोलता भी हूं स्टूडेंट्स को कि आप इस खंड से कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 प्रश्न कीजिए और इस खंड से 2 प्रश्न कीजिए। ठीक है, ताकि ये अगर आपने अच्छे से तैयार किया हुआ है, इस पे मैं कुछ वीडियोस पहले भी ला चुका हूं और कोशिश करूंगा कि और वीडियो लाऊं ताकि 2025 में जो दे रहे हैं उनका मार्क प्रोसेस हो सके। तो प्रश्न पत्र 1 खंड क से कोशिश कीजिएगा, मैक्सिमम प्रश्न इसलिए अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि नंबर अच्छे क्यों मिलते हैं, क्योंकि फैक्ट्स हैं। अगर वो फैक्ट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं तो इससे 3 अटेम्प्ट कीजिए, इससे 2 अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं फैक्ट्स में कुछ बाधा है, आपका दिमाग कॉन्सेप्ट ड्रिवन है, आपको कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से ध्यान में आ रहे हैं, तो आप इससे 3 कीजिए और इससे 2 कीजिए। ठीक, मैं इससे 3 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो प्रश्न पत्र 1 का खंड ख है, यहां पे जो जिसे खंड B यूपीएससी लिखता है, वो जो खंड ख है ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ड्रिवन है, जहां पे आपको साहित्य का इतिहास, चाहे वो पद्य साहित्य का हो, गद्य साहित्य का हो, निबंधों का हो, किसी भी चीज का वो इतिहास आता है। तो अगर आप किसी एक स्टोरी या किसी एक रचनाकार से भी रिलेट कर पा रहे हैं उस युग के, तो आप लिख जाएंगे।
और चूंकि आपने संपूर्णतः सिलेबस को कवर किया है तो आपके दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनको आप जोड़ सकेंगे। लेकिन जो प्रश्न पत्र 1 का खंड, पहला खंड है, जो ए है, उसमें कहीं ना कहीं फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और फैक्ट्स भी एक दूसरे से रिलेटेबल हैं या रिलेटेड हैं। तो अगर एक भी बीच की कड़ी मिस हुई तो हो सकता है आपका कुछ गलत हो जाए। जैसे हम करते हैं ना, संस्कृत लौकिक, संस्कृत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, एक क्रम हमको पता है। अगर उसमें क्रम मिस हुआ तो हो सकता है आपका गलत हो जाए। लेकिन चूंकि पहला तो अनिवार्य है, उसके अलावा एक और करना है, क्योंकि मिनिमम तो 2 एक खंड से करना ही है आपको, तो 2 इससे कर लीजिएगा, 3 इससे। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है प्रश्न पत्र 1 पे, तो फिर तो है ना कि तू भी है राणा का वंश, फेंक जहां तक भाला जाए। ठीक है, आते हैं प्रश्न पत्र 2 पे। अभी कुछ और बातें भी करेंगे। प्रश्न पत्र 2 पे देखिए, ये जो आपका 2 पार्ट है, यहां पे आपको पद्य मिलता है, ठीक है, यहां पे आपको गद्य मिलता है, ठीक है, यहां पे आपको पद्य है, यहां पे आपको गद्य है। करना क्या है, करना क्या है, मैं उन जो स्टूडेंट्स जिनके कोई और ऑप्शनल है और हिंदी माध्यम से लिख रहे हैं, ठीक है, या इंग्लिश माध्यम से भी लिख रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो में बने रहे, चूंकि मैं उन बिंदुओं पे भी आऊंगा कि कैसे उस पे आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, पद्य की बात की जाए तो पद्य और गद्य में अमूमन व्याख्या वाला जो प्रश्न होता है, मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स को जो पद्य वाला रहता है वो इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। गद्य के साथ क्या होता है कि वो शॉर्टकट अपनाए रहते हैं, गद्य डिटेल में पढ़े नहीं रहते, उनको पता ही नहीं होता कि ये पैराग्राफ उठा के कहां से रखा गया है। सिर्फ समरी पढ़ के तो काम नहीं चलेगा। चलो, मुख्य परीक्षा अब आ गई है, तो प्रश्न और दोनों के जो पहले प्रश्न हैं, खंड ए और खंड बी, दोनों के जो पहले प्रश्न हैं वो आपको करने ही करने हैं, तो व्याख्या तो करनी ही करनी है। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है ना, जिसने भी हिंदी साहित्य को थोड़ी भी गहनता से पढ़ा है या थोड़ा पहले से पढ़ रखा है, मतलब उसके पहले भी, मतलब जब आपने सिविल की तैयारी की उससे पहले भी पढ़ रखा है, तो अमूमन उसका झुकाव कहीं ना कहीं पद्य की तरफ ज्यादा होता है। तो मैं आपको एक राय दूंगा कि अगर आप ट्रेडिशनली हिंदी साहित्य को पसंद करते हैं तो आप इस खंड से 3 प्रश्न कीजिएगा और इस खंड से 2 प्रश्न कीजिएगा। ठीक है, ट्रेडिशनली अगर पसंद करते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो गद्य है वो आपकी बैटिंग पोजीशन है, वहां पे आप बेटर कर सकते हैं, तब आप यहां पे 3 करिए और यहां पे 2 करिए। ठीक है, यहां पे 2 करिए। ठीक, क्योंकि मैं आपको शायद डिटेल में और बता सकता, लेकिन वो समय ही नहीं है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो बस आपके पेपर बहुत नजदीक होंगे, 1 दिन का समय है, तो उसमें आप क्या नया, मुझे नहीं लगता कि नया कुछ करना भी चाहिए। अपने पे भरोसा रखिए, आप कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट। मैं हमेशा कहता हूं कि पास नहीं तो दूर होंगी, मंजिलें जरूर होंगी, तो घबराना नहीं है, उसके लिए आपको लगे रहना। चलिए, कुछ बातें और जो मैं बताता चलूं। देखिए, पहली बात तो कुछ और चीजों का ध्यान रखिए। कोई भी व्यक्ति जो मुख्य परीक्षा की आपकी कॉपी चेक करेगा, खासकर ऑप्शनल की बात कर रहा हूं, जीएस में तो चलो एक हमारे पास समय कम रहता है, बहुत आपाधापी रहती है, लगातार प्रश्न लिखने रहते हैं। हिंदी साहित्य अगर वैकल्पिक विषय की बात करूं, किसी और भी वैकल्पिक विषय की बात करूं, आपके पास थोड़ा सा तो समय रहता है एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि टोटल 5 और 5 टोटल 10 प्रश्न करने हैं आपको। ठीक है, 10 प्रश्न जो आपको करने हैं, जो 16 प्रश्न आते हैं उनमें से 10 प्रश्न करने हैं। उन 10 प्रश्न करने के लिए आपके पास 6 घंटे का समय है। तो इसका मतलब ठीक ठाक समय है आपके पास। ठीक ठाक ये जो समय है, इस समय को एक तो अच्छे से पहले प्लान कर लीजिए कि किस प्रश्न का आपका उत्तर लिखना है, किस में आप ज्यादा पार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा हो कि कोई एक प्रश्न हो जिसके आपके 2 पार्ट हो, हाफ आते हो, और कोई एक ऐसा हो जिसमें आपको 2 पार्ट हो, एक पूरा आता हो, एक थोड़ा कम आता हो। तो जिसमें पूरा आता है उस पर ज्यादा कोशिश कीजिएगा। ठीक है। कुछ चीज मैं बता दूं कि अगर हिंदी लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं तो माफ कीजिएगा। ठीक है, पहली बात तो सबसे पहले आप वर्तनी पे ध्यान दीजिएगा, आपकी वर्तनी अशुद्ध ना हो, पहली बात तो इस पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा, कोशिश ये कर लीजिएगा कि जो ब्लैक एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन रहता है ना, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, उनको ब्लैक से अंडरलाइन कर दीजिए, और हो सके तो ब्लैक से लिख भी लीजिएगा, इतना समय रहता है। ठीक है। दूसरी बात, जहां पे भी हो सके, मैं व्याख्या खंड की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा जहां पे भी हो सके ना, आप उदाहरण में आपको उनसे रिलेटेड जो भी दोहा कवि अगर हैं तो रिलेटेड या चौपाई आती है, आप उसको जरूर लिखें, आप उसको जरूर लिखें।
ठीक है, क्योंकि ये एक चीज बताता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं मुख्य परीक्षा रेंज का एग्जाम होता है। जो मेंस होता है ना, जो मुख्य परीक्षा का पेपर होता है, ये आपकी रेंज का पेपर होता है। तो क्या करना है कि अगर आप किसी भी कवि के बारे में लिखते हुए, मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि पद्मावती अन्योक्ति है या समासोक्ति है, अगर ये पूछा जा रहा है, मैं मान के चल रहा हूं कि ये प्रश्न मान लीजिए आ रहा है, पद्मावती अन्योक्ति है समासोक्ति है, पहली बात तो आपको अन्योक्ति पता होना चाहिए क्या होता है, समासोक्ति क्या होना चाहिए, और कहां पे अन्योक्ति कहां पे समासोक्ति ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहारी बिहारी श्रृंगार के साथ साथ भक्ति और नीति के भी कवि हैं, तो उनके श्रृंगार के उदाहरण कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत नैन अनुही सो बात, ये आप लिख सकते हैं। भक्ति की बात की जाए तो भक्ति में की मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की छाई पड़े श्याम हरित दुति होए, है ना। तो आपने श्रृंगार भी भक्ति भी लिख दी। और नीति की बात तो उन्होंने कितनी बार की है, जब वे एक उदाहरण देते हैं कि भारतीय घरों में, ये 15वीं से 16वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं, जब भारतीय घरों में कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जो वो भाभी है वो तोते के समान है, और जो देवर है वो बिल्ली के समान उस पे नजरें गड़ाए रखता है और उसकी जान सूखती जाती है। ये उदाहरण नीति पे दे दीजिए। तो जहां पे भी आपको इसको डिस्क्राइब करना हो, जितने ज्यादा आप उदाहरण दे सकें, जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप उसमें उदाहरण दे सकें, उदाहरणों को उसमें प्रविष्ट कर सकें। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और सेम जब आप गद्य में, मैं व्याख्या की बात फिर से बता रहा हूं कि व्याख्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गद्य में अन्य प्रश्नों की बात कर रहा हूं, जो चाहे निबंध पे आए हों, चाहे वो उपन्यास पे आए हों। जब आप उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हों तो आपको एक दो लाइन हमेशा मैं बोलता हूं कि हर कवि की 10 से 12 पंक्तियां एटलीस्ट आपको अलग से याद हों, जो बहुत फेमस ना भी हो वो भी याद हो। और हर लेखक की, जो गद्य लेखक हैं, उनके जो गद्य लेखन है उससे कम 20 से 25 पंक्तियां अलग अलग हो तो ज्यादा बेहतर हो, याद हो, ताकि आप अलग विभिन्न उदाहरणों में उसको पिरो सकें। उनको जरूर लिखिएगा उसमें। ठीक है, और जब आप व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, जब आप व्याख्या कर रहे हैं, जब आप व्याख्या कर रहे हैं और खासकर पद्य की व्याख्या कर रहे हैं, तो पूरा, जिसे कहते हैं पूरा चक्र जो रहता है, मतलब क्या कि आपको संदर्भ, ठीक है, प्रसंग, व्याख्या, ठीक है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ठीक है, विशेष, ठीक है, विशेष, ठीक है, काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य और प्रासंगिकता, इन सभी बिंदुओं को टच कीजिए। और काव्यगत सौंदर्य में आप भावगत और शिल्पगत दोनों सौंदर्यों को आप वहां पे मेंशन कीजिए। ठीक है, शिल्पगत सौंदर्य में जैसे भाषा क्या है, ठीक है, छंद कौन सा है, शब्द शक्ति क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। अलंकार कौन सा दिख रहा है, छह कान पर, जैसे जहां पे भी अगर अंतिम में राइमिंग हो रहा है तो वहां पे आप अंत्यानुप्रास कर देंगे। ठीक है, जहां पे भी लगातार कोई दो वर्ण आ रहा है तो छह कानुप्रास वहां पे कर देंगे। ठीक है, जहां पे एक ही वर्ण के एक ही वर्ण समूह के शब्द आ रहे हैं तो वहां पे श्रुत्यानुप्रास कर देंगे। ठीक है, फिर लक्षणा, अभिधा और क्या कहते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों की मैं परिभाषा कई बार बता चुका हूं। तो जहां पे लगे ये शब्द शक्ति है, ठीक है, जहां पे अतिशयोक्ति दिखे वहां पे आप व्यंजना का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पे आपको वक्रोक्ति दिखे वहां पे आप व्यंजना का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, दिमाग को फिर से खोल लीजिए, अपने स्किल्स खोलिए, रेंज को बढ़ाइए। मैं फिर से कह रहा हूं कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको किसको बढ़ाना है, रेंज को बढ़ाना है। और लगभग यही कोशिश कीजिए कि जब आप गद्य का व्याख्या करें तो सभी जो उसके अंग है ना, हर अंग तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जितने भी उसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं व्याख्या के, जैसे हमने पद की बात की, वैसे ही गद्य में भी आप पहुंचिए और उसी प्रकार से आप शानदार तरीके से व्याख्या कीजिए और उस एग्जामिनर को चमत्कृत कर दीजिए। देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप हिंदी साहित्य लगातार फोकस्ड होकर तरीके से देख रहे होंगे, आपको पता है कि कैसे कम समय में बेहतर उत्तर लिखना है। मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी को मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा करना, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, वो हम कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तो उतना ही बुलंद कीजिए।
कि खुदा हर किस्मत से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो इस मुख्य परीक्षा के रिजल्ट से पहले आपको खुद पता हो कि आपने अपने खाते में क्या लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा, जो चीजें मैंने बताई उनका ध्यान रखिएगा, काम रहिएगा, वर्तनी का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा थोड़ी सफाई से लिखिए, क्योंकि हर व्यक्ति को साफ सुंदर चीजें पसंद होती हैं। एग्जामिनर के तौर पे जो भी होगा व्यक्ति, उसको वो चीजें पसंद आएंगी। सुंदरता किसको नहीं पसंद होती है। तो साफ लिखिएगा, सुंदर लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि किसी भी प्रश्न से जुड़ा अगर कोई ऐसा बिंदु है जो उसमें उत्तर में समाहित किया जा सकता है, तो बॉक्स बना के उसको समाहित कर दीजिएगा। बॉक्स का प्रयोग जरूर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कबीर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने कबीर के बारे में पढ़ रहे हैं और कबीर से जुड़ा कुछ भी आ गया कि कबीर संत हैं, भक्त हैं, ठीक है, कि कवि हैं, इस तरह का अगर प्रश्न आ गया, या अगर मान लीजिए आप तुलसीदास की बात कर रहे हैं, ठीक है, और तुलसीदास की सुंदर कांड के नामकरण पे आ गया कि नामकरण सुंदर क्यों रखा है, और आपको लगा कि कोई और फैक्ट इसमें जुड़ सकता है, आपने बॉक्स बनाया जो सीधे नहीं जुड़ सकता है, किसी वक्र तरीके से जुड़ सकता है, आपने बॉक्स बनाया और वहां पे लिख दिया कि ये पॉइंट इससे जुड़ता है, ठीक है। सूरदास से जुड़े बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे विरह वर्णन पे आ जाता है कि विरह की सारी दशाओं का उन्होंने वर्णन किया हुआ है, उस पे आ जाए, ठीक है, उनके बिंबात्मकता पे आ जाए। तो आपको कुछ मिसिंग पॉइंट भी लग रहा है तो वहां पे लाके जोड़ दीजिए, बॉक्स बनाइए, अच्छे से बॉक्स बनाइए, ये नहीं कि कुछ भी, अच्छे से बॉक्स बनाइए, लाके वहां पे जोड़ दीजिए। वजह क्या है कि कई बार एग्जामिनर को भी पता है ना कि ऐसा तो नहीं है कि दिमाग में सब फिट है, कुछ बिंदु बाद में याद आते हैं, आप उसको जोड़ देते हैं, तरीका हो उसका, ये नहीं कि कहीं पे जोड़ दिया ऊपर ऐसे करके लाइन करके, नहीं, बॉक्स बनाइए, जोड़िए, और बल्कि मेंशन कर दीजिए कि ये बिंदु इसके सापेक्ष पढ़ा जाए, ऐसा लिख दीजिए। आप अधिकारी बनने वाले हैं ना, आप इस मुख्य परीक्षा के बाद आपको बस इंटरव्यू देना है, फिर आप अधिकारी बन जाएंगे। तो अधिकारी बनने की इस श्रृंखला में, इस सीरीज में आपको भी अधिकारी वाले कुछ गुण लाने पड़ेंगे, ठीक है। उस गुणों पे मुझे पूरा भरोसा है, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या जो भविष्य में एग्जाम देना चाहते हैं और वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब पे पूरा भरोसा है कि आप सब बहुत अच्छा, भरोसा है, भरोसा नहीं, भरोसा है कि आप सब अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। मुझे, अपने माता पिता को, इस देश को जरूर प्राउड करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मुख्य परीक्षा से पहले, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। जिसे कहते हैं कि पूरी मेहनत आप कर चुके हैं, बस वही अंतिम बार जो है ना, उसको ध्यान रख के चलाइए। और फिर मैं बार बार उसको करता हूं कि अराती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो, ठीक है। एक चीज मैं और बताता चलूं कि जो छात्र 2025 और 2026 को की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताता चलूं कि स्टडी आईक्यू में सितंबर बोनांजा सेल चल रही है, ठीक है, जो कि 30 सितंबर तक ही वैलिड है, 30 सितंबर तक वैलिड है। और जो हिंदी साहित्य का प्रतिज्ञा प्लस का लास्ट बैच है, मतलब वो लास्ट बैच जहां पे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद पूरी फीस हो जाएगी वापस, वो जो लास्ट बैच है, वो लास्ट बैच जो हमारा बैच नंबर 6 है, इस बैच के साथ अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके जुड़ना चाहते हैं तो मात्र इस प्राइस में, बहुत ही कम लीस्ट प्राइस है, इसमें आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें लाइव क्लास तो होगी, टेस्ट सीरीज भी आपको इसके साथ में मिलेगी, ठीक है। और सितंबर बोनांजा सेल का चूंकि समय 30 सितंबर तक है, तो 30 सितंबर तक अगर लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रहे, ये जो बैच है ये 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और आधुनिक कवियों के साथ ये शुरू होगा, ठीक है। तो देर ना करें, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग जरूर करें, ठीक है, प्रतिज्ञा प्लस लास्ट बैच के लिए हमारी सितंबर बोनांजा सेल, ठीक है। बाकी उन सभी स्टूडेंट्स को भी ऑल द बेस्ट जो किसी अन्य वैकल्पिक विषय से अपना मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप सबसे मुख्य परीक्षा के दौर में। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।